अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी उमेश अग्रवाल साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जयराम जी की। जयराम जी की सर। सर हमेशा ही आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ख़ास तौर पे अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या अमेरिका वगैरह की बात करें तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी लोग समझना चाहते हैं और उसी में ट्रंप जो जीत गए हैं इलेक्शंस अपने और प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। कुछ टाइम पहले तक आपने देखा उनकी काफ़ी बुरी हालत थी और लग ये रहा था कि वो हार जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ इंडियन ओरिजिन की जो हैं कमला हैरिस, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत आगे आ रही हैं, ट्रंप के ऊपर अटैक्स भी हुए। क्या इन अटैक्स की वजह से वो इलेक्शन जीत गए या अचानक से ये वो हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना काया पलट, या अचानक से ट्विस्ट कैसे आ गया आपके ख्याल से अमेरिकन इलेक्शंस में? देखिए, अमेरिका का इलेक्शन अगर आपने 2008 से 2016 का इलेक्शन देखा था, तो उधर बराक हुसैन ओबामा प्रेसिडेंट बने थे। और उसके बाद 2020 और 2024 के बीच में जो प्रेसिडेंसी थी बाइडेन की, बोला जाता है कि वो ओबामा 3.0 था। तो इस 12 साल के दरमियान में जो अमेरिका के अंदर जो चेंजेस आए, उसके कारण अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। तो ये जितने भी आप देखते हैं एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गेस, ट्रांसजेंडर्स, ये सब एक नया शगुफा चालू हो गया था। वहां पे लोग बात करने लगे थे यूनिजेंडर की, मतलब आप डिटरमाइन कर सकते हो आप कौन सा जेंडर रखना चाहते हो। ठीक है, ऐसा कोई जेंडर का डीक्लासिफिकेशन वैसा कुछ नए नए टर्म्स उन्होंने चालू कर दिए थे। ये लेस्बियन, गेस, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ये सब एडवोकेसी ग्रुप चालू कर दिए थे। बेसिकली क्या था कि वर्ल्ड के अंदर एक तरह से डिसरप्शन फैलाना था। तो आप ये देख रहे हैं कि वहां पे जो ट्रेडिशनल जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, उनको बहुत फर्क पड़ रहा था। और सडनली आपने देखा है कि जैसे ही ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, तो उनके ऊपर एक ग्राउंड सोल सपोर्ट आया, वो 65% वोट से जीते। ठीक है, और ये जो कमला हैरिस है, वो 35% वोट से जीते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा ये हुआ क्यों। क्योंकि आपने देखा है कि जनरली यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर एक जो वहां की राइट विंग मूवमेंट है, जहां जो क्रिश्चियन वो अपने आप को बताते हैं सेक्युलर डेमोक्रेटिक। इट इज नॉट अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, इट इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड सेक्युलर कंट्रीज है। उसमें अमेरिका उनका रिप्रेजेंटेटिव है। आप ये देखिए कि सडनली उनको 65% वोट मिला। क्यों मिला? क्योंकि मेरे हिसाब से वेटिकन का सपोर्ट उनको आ चुका है। क्योंकि वेटिकन के सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा आप जीत हासिल नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि सीआईए इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलिएस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से वेटिकन की लोगों को मालूम नहीं है, वेटिकन की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका नाम है ओपस डी। आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड ओवर जितने भी आर्टिफैक्ट्स चुराए गए थे, मतलब ये आप सोच लीजिए, वेस्ट हैज रूल्ड ओवर द ग्लोबल साउथ फॉर अराउंड 200 ईयर्स। सब लोग सब जगह से इन्होंने आर्टिफैक्ट चोरी किए। हमारी और आपकी बहुत सारी तो उन्होंने वेल्थ चोरी की है, एंटिक्विटीज चोरी की है। ये कहाँ पे रखी हुई है कि अभी किसी ने सोचा है? मतलब शिप भर भर के यहाँ से मूर्तियां भेजी गई, यहाँ से पंच धातु की हमारी मूर्तियां उधर भेजी गई, जो ब्रिटेन के म्यूजियम में है। ठीक है, तो ऐसे हिसाब से बहुत सारे जो सोने की मूर्तियां होंगी, बहुत सारे एक तरह से हमारे लिटरेचर होंगे, वो है कहाँ? ये है वेटिकन के पास। और वेटिकन इसकी रक्षा करता है, अपनी एक उनकी एक अलग से फोर्स है जिसका नाम है ओपस डी। और ओपस डी इज वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इन्होंने समझ में आ गया कि अभी हमें जो बाइबल वाले जो लोग हैं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, दे नीड टू यूनाइट। तो आप मैंने हमेशा बोला है कि जब भी रिपब्लिकन्स आते हैं, उनके लिए चाइना एडवर्सरी बन जाता है, रशिया बोल जाता है फ्रेंडली कंपटीटर। और आपने देखा है कि रशिया जो है वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानता है। तो अब मुझे लगता है कि ये दोनों जो स्पीयर है, अमेरिका और रशिया के बीच में दोस्ती होगी। और उसमें बहुत हद तक चर्च का दखल रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्रिश्चियन वर्ल्ड आपस में लड़े। और उसके कारण जो यूरोप, जो मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश, इंडिया, सब जगह से जो जिहादीस आ रहे हैं, वो वहां पे आके प्रॉब्लम ने क्रिएट किए। इलॉन मस्क ने, आपने देखा होगा कि ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बोला था, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ब्रिटिश एशियंस के बदले ब्रिटिश पाकिस्तानी बोला था।
वहां पे भी उन्होंने किंग को बोला है कि आप इनकी गवर्नमेंट को बर्खास्त करिए, नई गवर्नमेंट लेके आइए। जर्मनी में एएफडी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कल भी आपने देखा था। तो वर्ल्ड ओवर द राइज ऑफ राइट विंग फोर्सेस हो रहा है। इटली के अंदर आपने देखा है कि जैसे मेलेनी है, वो अभी प्रेसिडेंट बन चुकी है, तो वो भी एक राइट विंगर लीडर है। तो मेरा हिसाब से ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट होने वाला है। और आपने जैसे देखा है अमेरिका के अंदर आप अभी सिटीजन बनना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहते थे या वो H1B वीजा पे जाते थे, वहां पे उनको बर्थ, उनके अगर कोई बच्चे हो जाते थे, उनको सिटीजन बाई बर्थ मिल जाता था और वो लोग आपस में उधर ठहर जाते थे। अभी वो सब बंद कर दिया है। मेक्सिको के बॉर्डर पे उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी है, वहां पे अपनी फोर्सेस भेज दी है। मतलब नोबडी कैन एंटर अमेरिका नाउ। अगर आपको अमेरिका एंटर करना है तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं आप अमेरिका के पार्टी बन जाओ, ठीक है। सीधा जैसे आपने देखा है कि गवर्नर ऑफ उनको ट्रूडो को उन्होंने गवर्नर ऑफ कनाडा बता दिया। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ट्रूडो से खपा है? क्योंकि ट्रूडो ने बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कनाडा आने दिया। जैसे आपने देखा है कि खालिस्तानी लोग जो वहां पे जाके उत्पात मचा रहे हैं, और जगमीत सिंह जैसी पार्टी वहां पे इतनी पावरफुल हो गई है कि वो किंग मेकर बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिकन जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, पेंटागन है, CIA है, होमलैंड सिक्योरिटी है, सब लोगों को लग रहा है कि कनाडा इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म पोजेस अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर अमेरिका, क्योंकि वहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि जैसे कनाडा के 2 सिटीजन्स को चाइना ने पकड़ के रख लिया था, और कनाडा ने हावे की CFO को पकड़ के रख लिया था। तो उनका एक्सचेंज हुआ था ड्यूरिंग द बाइडेन रेजिम। ये होना नहीं था। तो एक तरह से USA को लग रहा है कि आज ये कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसको अखंड अमेरिका ही बना देते हैं। यहाँ पे कोई बॉर्डर ही नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हमारा राज रहेगा। तो इसके लिए वो हमेशा भी वो फोकस कर रहे हैं कनाडा पे। और कनाडा में उन्होंने बार बार डावोस के अंदर भी देखिए उन्होंने बोल दिया है, हमको आपका कार नहीं चाहिए, हमको आपका आपके गैस नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे पास बहुत कुछ, हमारे पास बहुत गैस है, हम चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना भी, चाइना को भी एनर्जी चाहिए, चाइना के पास एनर्जी नहीं है, वो बोल रहे हैं। तो मतलब सीधा बता रहे हैं कि हमको किसका डर, हमारे पास 800 ओवरसीज मिलिट्री बेसेस है, हम जितना चाहे डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। एक तरह से अमेरिकन दादागिरी दिखा रहे हैं। सडनली आपने देखा है कि जहां पे लिबरलिज्म था वो सब खत्म हो चुका है। अब अमेरिकन दादागिरी आपको समझ में आएगी, ट्रम्पिज्म चालू हो जाएगा। इसमें वो है इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप करेंगे, और वो यूज सबको बताते हैं कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। देखिए अर्जुन जी, अमेरिका $3,200 बिलियन का इंपोर्ट करता है। अगर 25% भी अगर वो इंपोर्ट टैरिफ लगा देता है, तो उसको $800 बिलियन की रेवेन्यू ऐसे ही मिल जाती है। और अमेरिका को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? एक तो है मेक्सिको, एक है कनाडा, थर्ड है चाइना। ये तीनों मिलकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन अमेरिका को समझ में आ गया, अगर इन 3 कंट्री पे अगर मैं एक्सपोर्ट टैरिफ लगाऊं, तो इनकी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, बाकी लोग जो 4th 5th 6th है वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपनी इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप यूज कर रहे हैं। वो अपनी फोर्सेस नहीं भेज रहे हैं। वहां पे वो क्या करेंगे, कनाडा में एक रेफरेंडम कराएंगे, और कैनेडियंस अगर बोल दिए वी वांट टू जॉइन द अमेरिकन यूनियन, तो बॉर्डर अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड ओवर एक तरह से जो लिबरलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन है, वो खत्म हो चुका है। उन्होंने क्या बोला है कि आप अमेरिकन कंपनीज मेक इन अमेरिका करिए, मैं वहां पे टैक्स 15% कर दूंगा आपके लिए। वहां पे उन्होंने बोल दिया है कि आप जितना अमेरिका में बनाएंगे जो गुड्स, उतना ही आपको सब्सिडीज भी मिलेगी। जैसे आपने देखा है कि अभी उन्होंने चिप्स एक्ट लेके आए, जिसके कारण सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आर गेटिंग रीलोकेटेड बैक टू अमेरिका। तो मेक इन अमेरिका इज गेनिंग मोमेंटम। देखिए आरजू जी, एक और एक चीज क्या होता है कि अमेरिका और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो प्राइसिंग डिफरेंस होता है वो 30% का रहता है, 25 या 30% का डिफरेंस होता है। अगर वो 30% टैरिफ डाल दे और अमेरिकन कंपनीज को उसी हिसाब से सब्सिडी दे दे, तो अमेरिकन कंपनीज अमेरिका में ही माल बनाएगी, तो क्यों लेगी बाहर से? तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। वो जो अमेरिकन कैपिटल है जो चाइना में लगा हुआ है, जो अमेरिकन मनी बाहर लगा हुआ है, उन सबको बोल रहे हैं कि आप अमेरिका वापस आइए।
लेकिन सर बहुत से लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जैसे साजिद तार साहब हैं और कई लोग हैं, उनका कहना है कि जो अमेरिकन यूथ है, यानी जो अमेरिकन ही है, ये नहीं कि कोई भारत से, पाकिस्तान से या किसी और देश से गया हो, वो वहां पर ना तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ना वो काम कर रहे हैं, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज्यादा हैं, वो ड्रग्स वगैरह में ज्यादा हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी गवर्नमेंट है, उनको अपना फ्यूचर जो है वो अपनी यूथ में तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये वजह, ये जो रीजन है, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या क्या वजह है कि ये इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखिए, सबसे बड़ा जो ड्रग्स आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। फेंटेनिल ड्रग जो बनता है हम्म। वो आपने देखा है कि मोस्टली बर्मा में बनता है, म्यांमार में, और उसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो चाइना प्रोड्यूस करता है। और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है चाइना को कि आप ये ड्रग्स के जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करिए या रेगुलेट करिए। अगर हमने देखा है कि आपने अगर ये एक्सपोर्ट किया वापस बर्मा को, पाया गया, तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। आशु जी, आपको याद होगा दो कुछ महीनों पहले इंडियन नेवी ने 6,000 किलो, मतलब 6 टन मैथ पकड़ा था। ये जब भारत में आता है तो इसका वैल्यू था 36,000 करोड़ इंडियन रुपीस, और यही अगर अमेरिका पहुंचता है तो 72,000 करोड़ पहुंच जाता है। तो आप सोचिए 9-10 बिलियन का, तो वो सिर्फ मैथ एक सिंपल कार्गो में पकड़ा गया। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो इंटरनेशनल जो ये क्रिमिनल रैकेट चला रहे हैं मैथ का, इनके ऊपर लगाम कसी जाएगी, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी के अंदर मैथ इजीली अवेलेबल है, और इस सब को रैकेट्स जनरली ये चाइनीज और मैक्सिकन इन्वॉल्व होते हैं इस सब कार्टल्स में। तो उनको मालूम है कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, बोलना चालू किया है लोगों के सामने। और आपने जैसे बरोबर बोला है कि वहां की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा मीडियोकोर है। और ये आपने देखा है कि जैसे ही विवेक रामास्वामी ने ये बात बोली थी कि अमेरिका की जनता बहुत मीडियोकोर है, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो ऑप्टिक्स नहीं लेके आना चाहते, वो अपनी अथॉरिटी स्टेप करना चाहते हैं कि सिर्फ अमेरिका में क्रिश्चियन ही बन सकता है एज अ प्रेसिडेंट, और वो भी व्हाइट क्रिश्चियन ही बनेगा, ब्लैक तो बनेगा भी नहीं, वो भी नोट कर लीजिए। और आगे जाके इन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 साल का प्लान भी बना लिया है। आपको बता देता हूँ, 4 साल ट्रंप के, 8 साल जेडी वेंस के लिए, फिर 8 साल के बाद छोटा ट्रंप भी आ जाएगा। और छोटा ट्रंप तो बाप से भी बढ़कर है, जो जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो तैयार किया है वो छोटे ट्रंप ने किया है। और जितने भी लोगों को इन्विटेशन देना था वो सब मैनेज भी छोटा ट्रंप कर रहा था। देखिए, अब उन्होंने बोला छोटे ट्रंप ने कि जेलेंस्की 3 बार भीख मांग चुके हैं उनसे, बाप के जैसे ही, वो उसके नक्शे कदम भी बाप के जैसे ही है, और हर जगह कैमरा में उसको मालूम है कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना। तो लोग बात करने लग गए हैं उसको। तो लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में बैठाया जा रहा है कि मैं अपनी बाप की गद्दी फ्यूचर में संभालूंगा। और अमेरिका की जनता को वो एक्सेप्टेबिलिटी भी नजर आ रहा है कि ये जब अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में आया ही नहीं और इसने इतना काम कर दिया है, तो आगे जाके तो ये ट्रंप के बाद इसकी ये गद्दी संभाल सकता है। तो अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ा प्लान थे। आप ये सोचिए ना, एक सोशियोलॉजिकल वॉरफेयर खेला है। ट्रंप को हटा दिया गया था ट्विटर से, ट्रंप को हटा दिया गया था फेसबुक से, डी प्लेटफॉर्म कर दिया था, फिर भी ट्रंप वापस आया। उसने क्या किया, जो मीडिया उनको डिमोनाइज कर रहा था उसने उसी को यूज किया। एक तरह से ट्रंप का कोई बड़ा हुआ क्रिएट ही इन लोगों ने किया था कि ट्रंप आ जाएगा तो ये ऐसा कर देगा, दुनिया को तहस नहस कर देगा। पर ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने सीधा बात किया, और वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जैसे आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वैसे भी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते के बात कर रहे थे, और उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिली है। और दुनिया में लोग घुमा फिरा के बात करना नहीं चाहते, किसी के पास टाइम नहीं है। सीधा सही बात करोगे तो आपको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी। वो अमेरिका ने बता दिया, अमेरिका की जनता ने 63 to 65% सपोर्ट मिला है ट्रंप को। लेकिन सर ट्रंप के लिए अमेरिका के अंदर ही बहुत से चैलेंजेस हैं, जिसमें कि जैसे मैंने कहा कि जो क्राइम है, वो भी, क्राइम रेट भी वहां पे बहुत बढ़ चुका है। लोग कहते हैं कि अगर कोई रोड पे निकले रात को या ऐसे, तो वो कहते हैं जी थोड़े पैसे जेब में रख लो, इसलिए कि कुछ ना मिला अगर छीनने वाले को जो पहुंचेगा तो तब भी मार देते हैं। जगह जगह हमने खैर सुना भी है, देखा भी है। तो ये क्या वजह है, आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि इलीगल इमिग्रेंट्स पहुंच गए हैं, ये सब उनकी एक्टिविटीज है, या वो जो कहा जाता है ना कि इनका खुद जो अपनी जनरेशन है वो भी कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो गई है? देखिए, जो इलीगल इमिग्रेशन तो वन ऑफ द प्रॉब्लम है, वहां पे फैमिली वैल्यू सिस्टम भी नहीं है।
ठीक है, और वहां पे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ बच्चे पैदा कर जाते हैं और इसी हिसाब से उनको, जैसे स्ट्रे डॉग्स को हम लोग छोड़ देते हैं वैसे ये लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, जिसके कारण वहां की सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम चालू हो गया है। ठीक है, वहां पे लोग जाने के लिए डरते हैं कुछ लोकेलिटीज में। और आपने ये भी देखा है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा के बॉर्डर पे लोग, बॉर्डर पे फोर्स भेज दिया है, ठीक है, नए लोग नहीं आए। सेकंड, जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि कौन इलीगल है उनको वापस भेजा जाएगा। एक तरह से रूल ऑफ लॉ, जो डर होता है ना लॉ का, वो था नहीं अमेरिका के अंदर बाइडेन और ओबामा रेजिम में। अब वो रूल ऑफ द लॉ वो स्थापित करेंगे, लोगों के बीच में एक एनफोर्समेंट उस लॉ का होगा, तो कंप्लायंस बढ़ेगा। ट्रम्प के आने से लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होगा। और आपने देखा है कि उन लोगों ने जिन लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए, काश पटेल है, तुलसी गबार्ड है, माइक वॉल्ट्स है, मार्को रूबियो है, सब लोग अकम्पलिश्ड लोग हैं जिनको मालूम है कि लॉ के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। आपने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूजलेस लोगों को रखा हुआ था, जिनको कोई काम धंधा आता नहीं था, जैसे यूनस की डॉटर को भी, जो मोनिका यूनस है, उसको भी रख लिया था उन्होंने। वो क्या थी, वो एक कैबरे डांसर है, या तो मतलब उधर बोलते हैं ना कि ओपेरा डांसर या कुछ है उधर, उसका क्या काम है एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर भी उसको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल देखे गया। पर अब जो लोग आ रहे हैं वो अकम्पलिश्ड लोग हैं। अमेरिका में क्या होता है, वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है वर्क फ्रॉम होम। आप सिर्फ अपने घर के कंप्यूटर से लॉग इन करिए, ठीक है, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। और लोग सैलरी ले रहे थे, सबको बोल दिया चुपचाप आप आके सैलरी, आपको घर से काम करने से नहीं मिलेगा, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। ऑफिस आके क्या काम किया उसका रिपोर्ट देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। अब आपको ऑफिस में नहीं बैठाएंगे, अब आपको भेजेंगे फील्ड में एनफोर्समेंट के लिए। वो एनफोर्समेंट हो नहीं रही थी। जैसे आपने अभी लॉस एंजलिस की देखा है कि किस हिसाब से वहां पे फायर हो रहा है। ट्रम्प को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड जो हॉलीवुड है उन्होंने खुद ज्यादा डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया था। वहां पे आपने देखा है कि वहां पे ऐसे जो फायर फाइटिंग जो डिपार्टमेंट है उसकी फंडिंग कट कर दी थी। तो अब एक तरह से ट्रम्प एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि गवर्नर ऑफ कनाडा बोल दिया उसको। तो एक तरह से उनको भी बता रहे हैं कि अगर आप लॉ फॉलो करोगे और अमेरिकन जनता के टैक्स पेयर की अगर आप सम्मान करोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और देखिए उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से अपने आप को अलग कर लिया, WHO से अलग कर लिया, और नेटो को बोल दिया कि 5% आपको अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। और तो सोचिए ना अर्जुन जी, फर्स्ट कॉल उन्होंने किया मोहम्मद बिन सलमान से। सऊदी की इकोनॉमी है 1.1 ट्रिलियन, $600 बिलियन वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो लोग बोल रहे थे कि डी डॉलराइजेशन होने वाला है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा ही डी डॉलराइजेशन होता तो सऊदी वाले $600 बिलियन वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते। यूरोप को तो किसने भाव ही नहीं दिया। यूरोप तो ऐसे भी कल परसों जाके रोते बिलखते ट्रम्प की गोदी में आने आके रोने ही वाला है। सर उसको मालूम है सऊदी उसके बाद। सर सऊदीज तो वैसे भी जो है वो बहुत अंडर प्रेशर रहते हैं अमेरिका के। वो तो जब अमेरिका कहते हैं तो सऊदीज हमें भी लोन दे देते हैं, और अगर वो मना कर देते हैं तो वो हम इनकार कर देते हैं। देखिए मेरा ये मानना है मोहम्मद बिन सलमान को रेस्पेक्ट चाहिए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उनको रेस्पेक्ट नहीं मिला। वहां पे एक छोटा मोटा पत्रकार था खशोगी, जिसको सऊदी इंटेलिजेंस बोलते हैं कि सऊदी इंटेलिजेंस ने खत्म कर दिया था, ठीक है, उसके ऊपर वो मोहम्मद बिन सलमान को अरेस्ट करने के लिए भी रेडी थे। तो आप सोचिए, जो अमेरिका अगर बाहर के लीडर को जिस हिसाब से ट्रीट करेगा, तो क्या सऊदी आपको रेस्पेक्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है MBS के साथ, और एक फोन पे $600 बिलियन लेके आ गए। आप सोचिए, ये होता है एक बिजनेसमैन का। ये एक बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, और इनको मालूम है कि पैसे कहाँ से आते हैं। अगर पैसा वेस्ट होगा तो ये काम नहीं करेंगे। अभी जैसे आपने देखा है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नर एफिशिएंसी उन्होंने खोला है, वहां पे मस्को बैठा दिया, तुम अपना रिपोर्ट दो, जिसको निकालना है निकालो, मैं मास फायरिंग करूंगा। और आप अभी आपने ये भी देखा कि वहां पे वो क्रिप्टो कैपिटल बना रहे हैं अपने देश को। वहां पे लोगों को बोल दिया कि आप क्रिप्टो में आप नए नए कॉइन निकालिए। आरसू जी 7,000 कॉइन है वर्ल्ड में क्रिप्टो के, बिटकॉइन भी उसमें एक है। खुद के नाम से उन्होंने क्रिप्टो निकाल दिया। ट्रम्प कॉइन में डोनाल्ड ट्रम्प कॉइन, और उनकी वाइफ के नाम से भी मिलानिया ट्रम्प कॉइन निकाल दिया। उसकी भी वैल्यूएशन मेरे ख्याल से कुछ आई डोंट नो $10 बिलियन हो सकती है। तो आप सोचिए ना कि ये आदमी पैसे का इतना रहता है कि ही इज अट्रैक्टिंग कैपिटल। भारत के स्टॉक मार्केट भी इसी कारण गिर रहा है, क्योंकि वहां पे FII माल बेच के वापस यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट यूएस में ज्यादा नजर आ रहा है। तो
देखिए ही इज अट्रैक्टिंग कैपिटल, वो बात कर रहे हैं अभी। एक और एक नोट करिए, $500 बिलियन का उन्होंने स्टारगेट का इन्वेस्टमेंट चालू किया, जिसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि सॉफ्टबैंक $100 बिलियन लेके आएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला $80 बिलियन लेके आएंगे, बाकी हम फंड करेंगे। उसमें ओरेकल डेटा सेंटर्स डालेगा और सैम अल्टमैन की कंपनी है जो ओपन एआई, वो सॉफ्टवेयर देगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इलॉन मस्क की जो कंपनी थी XAI, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। लोग जो बोल रहे थे कि हम जो समझ रहे थे कि इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रम्प इज वेरी मच, ट्रम्प अपने जो सपोर्टर है, ट्रेडिशनल वोटर बेस है, जो बाइबल रीडिंग पब्लिक है, उनकी सपोर्ट बेस है, और मागा सपोर्टर्स है, उनकी बात ही मानेंगे। और उनको मालूम है कि मस्क कभी भी आगे जाके ट्रम्प के लिए खुद प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि उसके एक ट्वीट से कीथ स्टार्मर की हालत खराब हो गई। ठीक है, ट्रम्प नोस व्हाट इज द पावर ऑफ मस्क। और आपने देखा कि कल पाकिस्तान ने भी बोल दिया मस्क को कि हमें आप हमें अपॉलॉजी दीजिए। आप सोचिए कि $300 बिलियन की पाकिस्तान की इकोनॉमी है और $400 बिलियन का मस्क है। सोच वो तो लीजिए सही है सर, लेकिन अगर गलत करेगा तो सर हम छोटे बड़ा नहीं देखते, फिर माफी तो मांगनी पड़ेगी उनको। तो देखा सर मेरे कॉन्फिडेंस हिसाब, होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस तो है ना हमारे अंदर, और ऐसे देखिए थोड़ी कि अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हमें कुछ भी बोलेंगे। मेरे ख्याल से ट्रम्प मस्क चाहे तो पूरे पाकिस्तान को $200 बिलियन में भी खरीद लेगा, और उसके बाद पाकिस्तान खरीदने के बाद भी $200 बिलियन रह सकता है। ऐसा सर है, उसके इतना पैसा है। सर पाकिस्तान को चाहिए था फाइन भी लगा देता बोलने पे, तो जरा फायदा हो जाता, सिर्फ जबानी जबानी माफी ना मांगते। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जय ज्वाइनिंग। सिया। जय श्री राम।